हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रोटेशनल मोशन में नीट में जितने भी प्रीवियस ईयर में 2022 से और 2011 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप नीट एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चंस आप 100% कर लेंगे। 4 to 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है तो 5 भी आया अगर क्वेश्चन रोटेशनल से तो 5 into 4 20 मार्क्स सिर्फ इस वीडियो लेक्चर से आपके आएंगे। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है 2021 का, नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एन आर्क corresponding to 90 degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part, एक सर्कुलर आर्क है और उसमें उसका 1/4 पार्ट सर्कुलर आर्क का रिमूव किया गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग इज k टाइम्स mr²। देन वैल्यू ऑफ k इज, तो एक पूरा कंप्लीट रिंग है, उस रिंग में से 1/4 पार्ट उसका रिमूव कर दिया गया है, राइट। और जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है k टाइम्स mr²। तो उस k की वैल्यू बतानी है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे रिंग मैंने लिया है और इसका 1/4 पार्ट यानी इतना पार्ट रिमूव करना है यहाँ से, राइट। देख सकते हैं ये पूरा रिंग है, इसका 1/4 पार्ट इतना होगा, टोटल 360 होता है। तो ये 90 डिग्री वाला पार्ट इतना रिंग हटा दिए तो क्या रिमेनिंग रिंग यहाँ से यहाँ तक आया। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर बॉडी कंटिन्यूअस है तो छोटा सा मास लेते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिस एक्सिस के अबाउट ये मूव कर रहा है, इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे जाकर dr लेंथ का एक स्मॉल स्ट्रिप मैंने लिया है और इसका छोटा सा मास dm लिखेंगे और dm इंटू r² का इंटीग्रेशन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो इसका स्मॉल मास कितना होगा, ये छोटा सा मास, तो मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास था m और टोटल ये लेंथ कितना था 2πr। तो m/2πr क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, और इसका कितना लेंथ है तो 3/4 2πr का है। जो रिमेनिंग लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 3/4, क्योंकि 1/4 तो रिमूव कर दिया गया है। तो 3/4 2πr लेंथ है और ये मास पर यूनिट लेंथ है। तो मास पर यूनिट लेंथ से लेंथ मल्टीप्लाई करने पे मुझे इस रिमेनिंग पार्ट का मास पता चल जाएगा कितना है। तो रिमेनिंग पार्ट का मास आया 3/4, क्योंकि 2πr से 2πr कैंसिल हो गया तो m/4 आ गया, 3m/4। अब dm का इंटीग्रेशन जब किया जाएगा तो क्या आएगा, dm का इंटीग्रेशन करने से टोटल मास आएगा, लेकिन टोटल मास क्या है, ये टोटल मास इतना नहीं है, 3/4 m ही है। अब टोटल मास, रिमेनिंग पोर्शन का मास कितना है 3/4 ऑफ m। तो dm का इंटीग्रेशन टोटल मास मैंने लिख दिया 3/4 ऑफ m, और ये r² को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। क्यों सर इंटीग्रेशन से क्यों बाहर किया इसको, क्योंकि यहाँ जितने भी मास हैं dm, ये मास और यहाँ का मास, जितने भी मास हैं वो सब सेंटर से r डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो इस पूरे रिंग के लिए ये r का वैल्यू, रिंग पे जितने भी मासेज हैं उनका सेम वैल्यू है, ये वेरिएट नहीं कर रहा है वैल्यू, इसीलिए ये कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकल सकता है। तो r² को मैं बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन ऑफ dm m होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है, वैसे ही dm का इंटीग्रेशन टोटल मास होगा। और टोटल मास कितना है इसका, तो इस इतने का मास था m, तो इस पोर्शन का टोटल मास क्या है 3m/4, क्योंकि ये 3/4 पार्ट है, राइट। तो 3m/4 मास आया और ये r² यहाँ से आ गया। तो इस तरह से 3/4 mr² इस रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, 3/4 mr²। इज इट क्लियर, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पे करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी नीट 2011 से लिया गया है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, यहाँ 0 है और यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर है ये लेंथ। इस 200 सेंटीमीटर में ये खुद इसका स्केल का मास 500 ग्राम है एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क
ये वेज है ट्राइंगल जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। फिर 40 सेंटीमीटर आर्क, अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर, यहाँ 0 है और यहाँ 20 है, 20 के सामने 2 kg का मास एक लटकाया हुआ है यहाँ 20 सेंटीमीटर, एंड अनदर अननोन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 160 सेंटीमीटर। एक मास तो यहाँ 220 के पास है और एक 160 जहाँ लिखा है वहां पे हैंग किया हुआ है दूसरा मास। एज वन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। इस m का वैल्यू बताना है जिसके चलते ये रॉड गिरे नहीं मतलब ये रॉड ऐसे भी रोटेट नहीं करना चाहिए और ये वाला मास भी उसको ऐसे टेढ़ा नहीं करना चाहिए, ये एकदम ऐसे ही रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही होना चाहिए ये, राइट। तो कैसे करेंगे अब इसको, तो मुझे लिखना होता है नेट टॉर्क इक्वल टू 0। कोई भी सिस्टम अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 होता है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क इक्वल टू 0 होता है उस पर। तो ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए नेट टॉर्क मुझे 0 करना है। अब दो वेरिएबल हैं, m भी मुझे पता नहीं है और ये भी पता नहीं है कि ये यहाँ से जो सपोर्ट मिला हुआ है इसको ये कितना फोर्स लगा रहा है सपोर्ट, ये भी तो पता नहीं। तो हम इसी के अबाउट नेट टॉर्क 0 करेंगे। इसके अबाउट क्यों नहीं कर रहे नेट टॉर्क 0, इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 करेंगे तब तो ये mg का ही टॉर्क 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करने पे फोर्स का टॉर्क नहीं आता है जो फोर्स एक्सिस से पास करता है, तो खुद इसका टॉर्क 0 आ जाएगा। इसलिए इसके अबाउट नहीं लेंगे क्योंकि ये तो अननोन है मेरा, तो इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे हम यहाँ पे। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने जा रहे हैं अभी हम लोग, जो कि 40 के पास मार्किंग किया हुआ है। अब ये देखिए 40 के पास पॉइंट P मैंने ले लिया, तो टॉर्क अबाउट P 0 करने जा रहे हैं, टॉर्क अबाउट P के अबाउट कौन कौन टॉर्क लगा रहा है देखते हैं जरा। इस पॉइंट के अबाउट कौन टॉर्क लगा रहा है, ये 2 यहाँ पे था तो इसका mg का वैल्यू 20 हो जाएगा, मास 2 और g इक्वल टू 10। तो ये 20 क्या करेगा, इस रॉड को नीचे खींच रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मतलब ये कैसा रोटेट करना चाह रहा है, ऐसे रॉड है ना तो इधर की तरफ जाना चाह रहा है। और ये mg यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है फिक्स पॉइंट, और ये mg क्या कर रहा है, mg इस रॉड को नीचे की तरफ बुला रहा है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ बुलाने का मतलब ये ऊपर उठने लगेगा ऐसे। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर बात करें तो ये 20 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ऐसे रॉड है ऐसे। अब ये नीचे आएगा ऐसे, तो ये क्या हो गया देखिए, जैसा क्लॉक चलता है वॉल क्लॉक उसका उल्टा डायरेक्शन में है ना, ये क्लॉक का जो मिनट हैंड सेकेंड हैंड इसका है वो ऐसे नहीं चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, देखिए ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे 12 बजता है फिर 1 2 3 ऐसे, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इधर गिराने की कोशिश कर रहा है, जबकि mg किधर गिरा रहा है इस रोड को, mg नीचे की तरफ ऐसे, यानी ये क्लॉक के डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज, यानी ये mg, ये m कौन है, ये खुद रॉड का 500 ग्राम मास है, तो ये रॉड का अपने सेंटर के पास लगता है वेट, राइट। तो ये 200 सेंटीमीटर का स्केल है तो 100 के पास लग रहा होगा रॉड का, तो 100 के पास खुद इसका mg लग रहा है, जो कि रॉड का मास यहाँ लेना है। और ये अलग से एक और मास लाए हैं वो 160 के पास है, तो ये दोनों ही रॉड को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और ये इसी रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इस पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क प्रोड्यूस बाय दिस 2 kg मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू टॉर्क प्रोड्यूस बाय दिस 2 फोर्सेस। तो टॉर्क प्रोड्यूस बाय 20 का फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स और इस फोर्स का डिस्टेंस लिखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इस फोर्स 20 फोर्स हो गया और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना होगा, देखिए ये 40 है ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ का गैप 20, तो 20 इंटू 20 ये हो गया टॉर्क प्रोड्यूस बाय 2 kg ऑब्जेक्ट, मतलब इस 2 kg के वेट के कारण। अभी ये जितना टॉर्क प्रोड्यूस किया ना, ये दोनों मिलाकर उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा mg, खुद इसका मास कितना है 500 ग्राम, तो kg में 500 बाई 1000 लिख देंगे, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और g यहाँ पे g मैंने लिख दिया, इसका वैल्यू बाद में 10 लेंगे तो इस g से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये मास तो अननोन है, यही तो फाइंड करना है मुझे, तो ये मास अननोन है तो इसका वेट mg होगा और इसका टॉर्क कितना होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, तो इससे इसकी डिस्टेंस है 40 से 160 तक 120 का गैप होता है, 120 का, तो 120 मैंने लिख दिया, इसका वेट लिख दिया mg इंटू 120। तो ये दोनों टॉर्क हो गया इन दोनों का टॉर्क,
उसका मुकाबला ये अकेला करेगा इधर वाला टॉर्क, क्योंकि इधर वाले को इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस कराना है उसके, तब तो ये जाके रेस्ट में रहेगा रॉड। तो दोनों को इक्वेट मैंने किया, 0 से g कैंसिल कर दिया यहाँ पे, 20 इंटू 20 400 हो गया। अब इसमें वेरिएबल g का वैल्यू 10 है, तो 120 में 10 मल्टीप्लाई होकर 1200 हो गया। तो यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल m है, और सॉल्व करने पे m इक्वल टू 0 0 कैंसिल होकर 1/12 आ गया। तो इस तरह से इस मास का वैल्यू 1/12 होना चाहिए, तब जाकर ये बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2019 का। A solid cylinder of mass 2 kg and radius 50 cm rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन का एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, और उसमें रोलिंग मोशन करते हुए एक 2 kg का ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, और वो भी सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है क्या? सॉलिड सिलेंडर का वही होता है जो डिस्क का होता है या प्लेट का होता है, सर्कुलर प्लेट का। कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर प्लेट का? mr²/2। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर हैज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का स्पीड है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन सरफेस विल बी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सिलेंडर इंक्लाइन प्लेन पे? ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2.2 मीटर करेगा, सेकेंड ऑप्शन है 2.4 मीटर करेगा, थर्ड ऑप्शन है 1.2 मीटर करेगा, या 1.6 मीटर करेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सिलेंडर बना दिया है, ठीक है, सॉलिड। अब ये 4 मीटर पर सेकेंड से सेंटर ऑफ मास इसका चल रहा है आगे की तरफ। तो ये दिया है कि पूरे सरफेस पे यहाँ से ऊपर तक वो रोलिंग मोशन करते हुए गया है, स्लाइड करते हुए नहीं गया है। अब ये रोलिंग मोशन करते हुए गया है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए यहाँ पे ये जैसे ऊपर जा रहा होगा mg sin थीटा इधर की तरफ लगता है, एक ग्रेविटी का कंपोनेंट इस 4 को कम कर रहा होगा। तो 4 को कम करेगा तो किसी को ओमेगा भी कम करना पड़ेगा, इसका ओमेगा, तब तो वो प्योर रोलिंग करेगा। अदरवाइज क्या होगा, इसका चलने का स्पीड कम होगा, और ओमेगा कम अगर नहीं हुआ तो ये चलेगा कम, स्पीड कम होगा और घूमेगा उतना ही, तो ये प्योर रोलिंग नहीं कर पाएगा। तो प्योर रोलिंग कराने के लिए 4 अगर कम हो रहा है तो इसका ओमेगा भी कम करने वाला चाहिए, तो ओमेगा फ्रिक्शन कम कर रहा होगा। लेकिन कितना फ्रिक्शन लग रहा है उससे मतलब नहीं है मुझे, बस ये क्वेश्चन में दिया है कि ये रोलिंग मोशन करते हुए जा रहा है। तो अगर ये रोलिंग मोशन करते जा रहा है तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखते हैं हम लोग, हाफ mv² ब्रैकेट में 1 + k²/r²। ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। खाली ट्रांसलेशनल क्या होता है? हाफ mv²। जो भी ट्रांसलेशनल होता है ना, उसमें खाली ये टर्म 1 + k²/r², याद रखिए। एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, या कितना टाइम लगेगा रोल करते हुए नीचे आने में, सारे जितने भी फॉर्मूला है रोलिंग मोशन में, उन सब में ट्रांसलेशनल वाला फॉर्मूला याद रखना है, और बस ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा 1 + k²/r²। इसको आर के आप याद रख सकते हैं, टर्म जो आता है आर के। आर के मतलब ऋषि कपूर, रणवीर कपूर, राज कपूर, पूरा सबका आर के से ही नाम है पूरे खानदान का। तो आप ये याद रखिएगा, आर के वाला टर्म यहाँ आ जाता है। ट्रांसलेशनल वाला तो याद ही है सबको, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और उसमें एक्स्ट्रा टर्म सिर्फ आर के वाला टर्म आ जाता है 1 + k²/r²। ये इसका ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी था। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा तो v भी कम होकर और ओमेगा भी कम होते होते दोनों 0 हो जाएगा, और वहाँ पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी बच जाएगा। तो वही हाइट पूछा है कि कितना हाइट जाएगा, तो जितने भी हाइट पे जाएगा वो सब इसका काइनेटिक जो है ना सब बन जाएगा पोटेंशियल। तो इन दोनों को इक्वेट मैंने कर दिया। तो हाफ, इसका मास 2 kg था तो 2, और 4 के स्पीड से यहाँ पे मूव कर रहा था, तो 4² सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ब्रैकेट में 1 + अब ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर के लिए मैंने आपको बताया था कि हाफ mr² होता है। तो किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, और mr² के अलावा जो कोएफिशिएंट बचता है ना, वही इसका k²/r² का वैल्यू होता है। ध्यान से देखिए, k²/r² का वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी बॉडी के लिए k²/r² क्या होता है? तो mr² को छोड़कर जो टर्म है ना वही होता है। जैसे रिंग के लिए mr² ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए वैल्यू हो गया 1। डिस्क के लिए mr²/2 होता है, तो k²/r² डिस्क के लिए हो गया हाफ।
सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है, तो 2/5 जो टर्म है वही k² का वैल्यू आएगा, k²/r²। तो यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर था तो इसका वैल्यू क्या होता है, हाफ सॉलिड सिलेंडर के लिए k²/r² का, तो इसका वैल्यू मैंने हाफ लिख दिया। फिर इधर मास, यहाँ पे मैंने मास लिख दिया है, ये मास, और g का वैल्यू होता है 10 और h मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें h ही अननोन है। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 1 2 into 1 1 2 into 1 2 2 plus 1 3/2 आया ये। तो इसको सॉल्व करने से इसका वैल्यू h का वैल्यू क्या आ जाता है 1.2, यानी ये इधर से हाइट आया है 1.2, इसका हाइट mgh में हाइट क्या होता है ग्राउंड लेवल से कितना, इधर कितना चला वो नहीं आता है, ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर उठा ये हाइट मिलता है mgh में, राइट। तो इससे h मिल गया, लेकिन मुझे स्लैंटिंग डिस्टेंस पूछा है, ये इधर कितना चला, हाइपोटेनियस की तरफ कितना चला। तो अगर इसको मैं s लूँ और ये एंगल यहाँ पे बनाया है 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू होता है s sin 30। अगर ये s है तो इसका वैल्यू होता है s cos 30, यहाँ पे 30 डिग्री है तो, और ये s है तो s sin 30। तो s sin 30 की वैल्यू h है जो कि 1.2 आया है, तो s का वैल्यू आएगा h डिवाइडेड बाई sin 30, h डिवाइड बाई sin 30, h आया है 1.2 तो 1.2 और sin 30 1/2 होता है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 2 आंसर आ जाएगा 2.4। तो ये इस तरफ 2.4 मीटर आगे जाकर रुक जाएगा, ये आंसर हुआ इसका, राइट। अब नोट डाउन कर लीजिए, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट 2019 का। A solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm is rotating about its axis at the rate 3 revolution per minute। 3 revolution per minute से एक solid cylinder अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। The torque required to stop after 2 pi revolution, 2 pi revolution घूमने के बाद उसे रुक जाना चाहिए, तो कितना रिटार्डिंग टॉर्क लगेगा। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है तो उसे रोकने के लिए रिटार्डेशन चाहिए, तो यहाँ रिटार्डिंग टॉर्क चाहिए। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, v² = u² + 2as जैसा है। फाइनल मुझे 0 कर देना है, और इनिशियल दिया हुआ है, इसका इनिशियल दिया है 3, और ये 2 पाई मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, 2 पाई किया है वो रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के चक्कर में, क्योंकि वो 3 रिवॉल्यूशन दिया हुआ था, तो 3 इंटू 2 पाई किए तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और नीचे पर मिनट दिया था तो 60 लिख दिए तो पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया ये। तो ठीक है, ये तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ ओमेगा में इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर 2 अल्फा तो अननोन है, रिटार्डेशन, और कितने डिस्टेंस पे जाकर रुक गया है, तो 2 पाई रिवॉल्यूशन में रुका है बोला है, तो रेडियन में कितना होगा 2 पाई इंटू 2 पाई करेंगे तो क्या बन जाएगा वो रेडियन, यानी इतने रेडियन में रुक गया है जाकर। तो ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू 2 4 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर। यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, देखिए सब कुछ नोन है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा अननोन है, तो 2 को भी इधर डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 और 4 पाई स्क्वायर दोनों है, तो 2 और 4 पाई स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर में आ गया है, पाई स्क्वायर ने पाई स्क्वायर को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और टाउ = आई अल्फा लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूछा है कि कितना रिटार्डिंग टॉर्क लगेगा, ये पूछा है टॉर्क कितना रिक्वायर्ड होगा। एंगुलर रिटार्डेशन पूछता तो यहीं तक आंसर हो जाता, तो टॉर्क = आई अल्फा होता है। अब ये सॉलिड सिलेंडर है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा mr²/2, मास दिया है 2 kg और रेडियस दिया है 0.04, देखिए रेडियस 0.04, mr²/2 सॉलिड सिलेंडर का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से मैंने लिख दी, सॉल्व करने पे इसका वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 आ जाता है। तो इस तरह से मुझे टॉर्क मिल गया कि कितना टॉर्क चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ये है नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में, द मोमेंट ऑफ फोर्स F = 4i cap + 5j cap - 6k cap at 2 0 - 3। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, कौन से फोर्स का, तो ये फोर्स का वैल्यू दिया है, और ये फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एट दिस, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ये फोर्स, अबाउट द पॉइंट। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क होता है, आपको टॉर्क निकालना है, फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, अबाउट दिस पॉइंट।
अब उसका ऑप्शन ये सब दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन होगा ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है 2 0 माइनस 3, तो मैंने फोर्स लगा दिया 2 0 माइनस 3 पे। और टॉर्क किसके अबाउट निकालना है मुझे, टॉर्क निकालना है मुझे 2 माइनस 2 और माइनस 2, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ठीक है। टॉर्क ये था, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, राइट, ये याद रखिएगा। ये इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ध्यान से देखिए, ये आर होगा क्योंकि ये अब एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट, इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हुआ है, क्योंकि इसके अबाउट टॉर्क चाहिए। तो आर यहाँ से यहाँ की तरफ लेंगे, आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क, एफ क्रॉस आर नहीं होता है, क्या होता है आर क्रॉस एफ। तो आर तो इधर से इधर की तरफ हुआ ना, यानी ए बी वेक्टर इज आर, और एफ तो वेक्टर फॉर्म में दिया ही हुआ है। बी ए वेक्टर को आर नहीं लेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से और तब फोर्स की तरफ जाएंगे, उसको आर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स जहां लग रहा है वहां पे हम गए, तो इस वेक्टर को आर बोला जाएगा। तो आर क्रॉस एफ में आर में आर क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस ए बी, इसका पोजीशन वेक्टर नहीं लिखना है, ए बी लिखना है। तो ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, वेक्टर में पढ़े होंगे आप पोजीशन वेक्टर के टर्म में। ए बी वेक्टर को क्या लिखते हैं, ओरिजिन से ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर है 2 i कैप 0 k कैप माइनस 3, 2 i कैप 0 j कैप माइनस 3 k कैप, 2 i कैप 0 j कैप माइनस 3 k कैप। वैसे ही ओ ए वेक्टर क्या है, ओ से ए वाला मूल वेक्टर 2 i कैप माइनस 2 i कैप माइनस 2 j कैप, माइनस लगा कर, ये माइनस फार्मूला वाला माइनस है, और 2 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 2 k कैप लिख दिया मैंने। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आर आया 0 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, ये ए बी वेक्टर आ गया। देखिए ए बी वेक्टर, यही आर वेक्टर हुआ, और एफ तो दिया ही हुआ है वेक्टर फॉर्म में। तो आर को मैंने लिख दिया यहाँ, ऐसे डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल रहे हैं टॉर्क, आपको याद होगा आई जे के लिखते हैं, और आर वेक्टर के कोएफिशिएंट को लिखना है 0, जे का कोएफिशिएंट यहाँ लिख दीजिए 2 और के का कोएफिशिएंट -1। वैसे ही फोर्स जो दिया हुआ था उसका कोएफिशिएंट फोर्स का था 4 i कैप 5 j कैप माइनस 6 k कैप, तो 4 5 माइनस 6 लिख दिए, उसका i j k का कोएफिशिएंट जो भी था। अब कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो जब i कैप यहाँ लिखा जाएगा तो i कैप के सामने का रो और i कैप के सामने के कॉलम को हाइड कर लेते हैं। वैसे ही जैसे शतरंज या चेस हम लोग खेलते हैं तो उसमें हाथी जैसे चलता है, हाथी कैसे चलता है, हाथी देखिए ऐसे सीधा चलता है, सीधा ऐसे सीधा चलता है, ऐसे टेढ़ा तो ऊंट चलता है ऐसे, है कि नहीं। हाथी कैसे चलता है, यहाँ से ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। तो जब आई कैप को यहाँ मैं लिखूंगा तो इधर और इधर वाले को हाइड कर लूंगा, इसको और इसको हाइड कर लेना है, राइट, इन दोनों को। फिर से देखिए, इसको हाइड करना है, इसको और इसको, तो क्या बच रहा है यहाँ पे देखिए, इन दोनों को हाइड कर दिए तो -6 इंटू 2, हमेशा मल्टीप्लीकेशन राइट और लोअर पार्ट से करना है, राइट मोस्ट एंड लोअर। इसको हाइड कर लिए थे तो -6 इंटू 2 -12, और बीच में माइनस लिखना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1 -5, और बीच में माइनस लिखे थे तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और बीच में माइनस लिखना है, तब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो ऐसे हाइड कर लिए इन दोनों को, -6 इंटू 2 -12, 5 इंटू -1 -5, लेकिन बीच में माइनस करके लिखना है तो +5 हो गया। जब जे कैप लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, देखिए इसको आई कैप को प्लस करके जे कैप के साथ माइनस लगाकर और के कैप के साथ प्लस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट ऑर्डर में लिखना है। जे कैप लिखा माइनस जे कैप मैंने, अभी देखिए हाथी के जैसा चलेगा, ये अपने सामने चलेगा और इधर चलेगा, इन दोनों को हाइड कर लीजिए, हाइड कर दिए, ठीक है। -6 इंटू 0 0, 4 इंटू -1 -4, लेकिन एक माइनस लगाना है बीच में तो +4, समझ गई। वैसे ही लास्ट वाला के कैप को हाइड कर लिए, इसको हाइड किए फिर इसको, ये दोनों गया इस बार। 5 इंटू 0 0 0, माइनस लगाकर 4 इंटू 2 8 -8, तो देखिए के कैप वाला -8 बच गया, जे कैप वाला बच गया 4, तो -4 जे कैप, -12 में से 5 गया -7 आई कैप। तो इस तरह से टॉर्क का वैल्यू आ गया -7
आई कैप और कितना आ गया -4 जे कैप और -8 के कैप। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 2017 में क्या आया है नीट में रोटेशनल मोशन का कौन सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ये पूरा गलत हो गया। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज कोइंसाइड अगर होता तो दोनों अलग अलग क्यों होता। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में तो डिफरेंस होता है, राइट। इसलिए सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऑलवेज कोइंसाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर लिखता ना मास को तो सही होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ द बॉडी इज जीरो। लेकिन इसने सेंटर ऑफ मास लिख दिया है और इधर ग्रेविटेशनल वाला टॉर्क ले लिया है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड, a couple on a body produce both translational and rotational motion। ये रॉन्ग हो गया। कपल मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल और अपोजिट फोर्स होगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो गया तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा ही नहीं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में वो रहेगा। और नेट टॉर्क जीरो इसमें नहीं होगा, नेट टॉर्क जीरो, क्योंकि कपल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये बोला है कि कपल ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल, खाली रोटेशनल प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसलेशनल नहीं कर पाएगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया। डी, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट लार्ज लोड। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड बाई एफर्ट, राइट। मतलब आपने एफर्ट लगाया कम और लोड ज़्यादा लिफ्ट कर लिया किसी मशीन का हेल्प लेके, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज वन से ज़्यादा होगा, मतलब वो अच्छा डिवाइस बोला जाएगा, राइट। तो ये बोल भी रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है, वन से ज़्यादा है, मतलब हम कम एफर्ट लगा के ज़्यादा लोड को लिफ्ट कर लेंगे। तो ये सही लिखा है कि स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। बिल्कुल सही लिखा है इसमें, लार्ज लोड ये लिफ्ट कर पाएगा कम एफर्ट लगा के। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि ओनली स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट, आजा। हाँ आ गया, नीट 2017 का क्वेश्चन है। टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दो डिस्क है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। दो डिस्क है, ठीक है, और दोनों के सेंटर के अबाउट रोटेशन हो रहा है, परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ω1 एंड ω2, ये ऐसे ω1 है और ये ω2, दोनों का अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी है। दे आर ब्रॉट अबाउट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, मतलब दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम हो गया और दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया। द एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी, ठीक है, इस प्रोसेस में कितना लॉस हुआ एनर्जी, मतलब ये डिस्क अलग बेचारा रोटेट कर रहा था ω1 से, और ये दूसरा वाला अलग रोटेट कर रहा था, ये नीचे वाला ब्लैक वाला अलग ω2 से अपना रोटेट कर रहा था, राइट। अब इन दोनों को कोई एक साथ गिरा दिया, चिपका दिया ऐसे, तो आपस में इन दोनों में रगड़ होगा और वो कॉमन कुछ ओमेगा गेन कर लेंगे, कुछ कॉमन ओमेगा गेन कर लेंगे, राइट। तो पहले वो कॉमन ओमेगा निकाल लेते हैं। तो बिफोर एंगुलर मोमेंटम और आफ्टर एंगुलर मोमेंटम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इनका इंटरनल फोर्स का मामला हो गया, हो कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा नहीं है। तो इसीलिए इनिशियल मोमेंटम देखिए दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो पहले का मोमेंटम ब्लू वाले का I1 ω1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का तो I सेम ही है, तो I ω1 और दूसरे का भी I ω2। ये इनिशियल जब इंडिविजुअली दोनों रोटेट कर रहे थे उस वक्त का दोनों का एंगुलर मोमेंटम हुआ। फिर जब दोनों एक साथ रोटेट करने लगे तो क्या होगा, दोनों का देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो इसका भी I ω हो जाएगा और इसका भी I ω हो जाएगा, क्योंकि I तो पहले से सेम था
और बाद में ओमेगा भी दोनों का सेम हो गया, एक साथ रोटेट करने लगे तो 2i ओमेगा हो गया। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i हो गया और नेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मैंने लिख दिया, तो आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा इंटू 2i, आई से आई कैंसिल होकर ओमेगा फाइनल मिल गया मुझे। तो कंबाइन होने के बाद इनका ओमेगा आया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। अब काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, तो फर्स्ट वाले का था हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर और सेकेंड वाले का था जब अलग अलग घूम रहा था ये हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला। और जब दोनों साथ मिल गए तो उस वक्त का काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i बन गया और ओमेगा यहाँ पे दोनों का कॉमन एंगुलर वेलोसिटी बन गया, तो ओमेगा स्क्वायर लिख दिया मैंने। इन दोनों में ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू देखिए, ओमेगा हमने निकाला है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, तो ओमेगा का वैल्यू दिया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 और इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, राइट। और ये 2 के जगह पर 2 मैंने लिख दिया और जो ये i था इसमें भी और इसमें भी, तो i को और हाफ को कॉमन मैंने ले लिया है, ठीक है। इसको हाफ i मैंने लिखा और ये देखिए ओमेगा 1 स्क्वायर है और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ओमेगा 1 स्क्वायर, 2 इसमें भी 2 ओमेगा 2 स्क्वायर और -2 तो कट गया था तो खाली ओमेगा a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये माइनस कहाँ से लिख दी, क्योंकि ये सबका माइनस लगा हुआ है तो सारे प्लस को ये माइनस कर देगा। तो 2 ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा स्क्वायर गया तो ओनली 1 ओमेगा स्क्वायर बचेगा। इसमें भी 2 ओमेगा 2 स्क्वायर में से ओमेगा 2 स्क्वायर ये जाएगा तो ओनली 1 बचेगा यहाँ पे ओमेगा 2 स्क्वायर और ये तो रहेगा ही। तो यानी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर है क्योंकि -2ab वाला टर्म आया है। तो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर आ गया और नीचे 2 और इधर तो हाफ आई इंतजार कर ही रहा है पहले से कटने के लिए। तो ये 1/2 कटेगा नहीं, ये नीचे 2 है ये भी 2 है तो नीचे 4 हो जाएगा, राइट। तो आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर और नीचे ये 2 और 2 4 आ जाएगा। तो ये आंसर इसका हो गया। क्लियर हो गया ये कैसे सॉल्व किया मैंने। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे बेस्ट था ये न्यूमेरिकल। फिर नीट 2016 में आ गए। इसमें क्या पूछ रहा है न्यूमेरिकल, एकदम सिंपल, जो भी आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं नीट के एग्जाम में वो एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब खाली फॉर्मूला लिखने से आ जा रहे हैं, कुछ भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सभी क्वेश्चन है। तो आप इसको 2 बार इसको देखकर एग्जाम से पहले थोड़ा फॉरवर्ड करके वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में छूटे नहीं इसका क्वेश्चन। रोटेशनल मोशन सुनने में लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक होगा, लेकिन उसको आप पार्ट वाइज पढ़ें तो उसमें टोटल 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नीट 2016। द टू रोटेटिंग बॉडीज A and B ऑफ मासेस m1 and m and 2m। दो रोटेटिंग बॉडी है, एक का मास है m और दूसरे का मास है 2m विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2, IA and IB। फर्स्ट का IA है और दूसरे का IB। IB ज्यादा है यानी दूसरे का ज्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है दोनों का। तो मोमेंटम पूछा है, एंगुलर मोमेंटम LA एंड LB, ये पूछा है कि क्या रिलेशन है उसमें, दोनों का एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा क्या, कि किसका ज़्यादा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिश्ता होता है, याद होगा क्या रिश्ता होता हो, तो k²/2m होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, k²/2m, राइट, ऐसा कुछ रिलेशन होता है। देखिए एंगुलर मोमेंटम इक्वल √2km होता है। k इक्वल टू पूछेंगे कि क्या होगा, k इक्वल टू, तो ये रूट है तो उधर स्क्वायर चल जाएगा जाकर, तो ये L² बन जाएगा और ये 2 मास के जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं तो 2i आ जाएगा, राइट। तो k इक्वल टू आप लिख सकते हैं L²/2i या L इक्वल टू लिखते हैं हम लोग √2ik। काइनेमेटिक्स में क्या करते थे इसको, L इक्वल टू L के जगह पर P लिखते थे, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, राइट। तो यहाँ एंगुलर है तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू √2 मास के जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और k मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो LB/LA क्या होगा, तो LB जब लिखेंगे ना तो ये B का लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी भी B का ही लिखेंगे। तो LB जब मैंने लिखा तो √2 I की जगह पर IB, k की जगह पर KB,
वैसे ही एल ए मतलब ए का जब मोमेंटम मैंने लिखा एंगुलर मोमेंटम, तो √2 की जगह पर √2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी बी का काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो गया, √2 कैंसिल, तो आई बी बाई आई ए आया, एल बी बाई एल ए का वैल्यू रूट में। अभी क्वेश्चन में गिवन था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी का ज़्यादा है, ध्यान से देखिए ये बी ज़्यादा है और ए कम है, तो क्या न्यूमरेटर वाला टर्म ज़्यादा है और डिनोमिनेटर वाला कम है, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा डिवाइड करने पे, ऊपर ज़्यादा और नीचे कम, तो इसका वैल्यू क्या आएगा ग्रेटर देन 1, और उसमें एल ए मल्टीप्लाई होगा, तो ग्रेटर देन 1 में आप एल ए मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका वैल्यू एल ए से बढ़कर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, यानी एल बी ग्रेटर देन एल ए आएगा, एल बी क्या आ जाएगा, एल बी ग्रेटर देन एल ए। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका वैल्यू 1 से क्या है ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा 2 मान लेते हैं, 2 है, ठीक है, तो अगर ये 2 आया और इसका वैल्यू पहले से मान लीजिए 3 था, तो ये 3 में 2 मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू देखिए तो 6 आ गया, इसका वैल्यू 3 था और इसका वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, यानी कि एल बी ज़्यादा आया, एल बी इज ग्रेटर देन एल ए, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, नीट 2016 का, अ डिस्क एंड अ स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, एक डिस्क है और दूसरा है स्फीयर, ठीक है, डिस्क एंड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट मासेज, रेडियस सेम है और मास डिफरेंट है इस बार, रोल्स ऑफ ऑन 2 इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ, मतलब सेम एंगल वाला इंक्लाइंड प्लेन है, हाइट भी सेम है और लेंथ भी सेम है उसका, विच वन ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, डिस्क को और स्फीयर को दोनों को रोल करता हुआ नीचे ले आए हम, तो पहले कौन गिरेगा ये पूछ रहा है। अब स्फीयर के बारे में दिया ही नहीं है कि वो सॉलिड स्फीयर है कि हॉलो स्फीयर है, तो जब क्वेश्चन में सॉलिड या हॉलो स्फीयर नहीं गिवन हो तो हम लोग बाय डिफॉल्ट सॉलिड स्फीयर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर कंसीडर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला याद होगा आपको, देखिए टाइम का फॉर्मूला अगर स्लाइड होते हुए आता है यहाँ, तो टाइम का फॉर्मूला होता है √2s/g sin थीटा आता है, g sin थीटा इधर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, लेकिन रोलिंग करते हुए आ रहा है तो आपको मैंने बताया था कि स्लाइडिंग का जो आंसर आता है रोलिंग करते समय, रोलिंग मोशन करते समय, उसमें ये रणवीर कपूर वाला टर्म ऐड हो जाता है, 1 + k²/r² ऐड हो जाता है, आर के 1 + k²/r² ऐड हो गया। अभी यहाँ डिस्क के लिए मुझे पता करना है किसका ज़्यादा होगा, डिस्क का ज़्यादा होगा कि सॉलिड स्फीयर का, तो k²/r² क्या होता है, mr² के अलावा जो टर्म आता है कोएफिशिएंट उसी का वैल्यू आता है k²/r², तो डिस्क के लिए इसका वैल्यू k²/r² हाफ आएगा और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 आएगा k²/r² का वैल्यू, राइट, तो k²/r² दोनों का कंपेयर करते हैं किसका है ज़्यादा भाई, k²/r², तो 2/5 का वैल्यू 0.4 आ रहा है और 1/2 का वैल्यू 0.5 आ रहा है, तो 0.5 ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है, यानी k²/r² डिस्क का ज़्यादा आ गया और सॉलिड स्फीयर का k²/r² कम हो गया, तो जिसका k²/r² ज़्यादा होगा उसके लिए टाइम भी ज़्यादा आएगा, यानी डिस्क के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और सॉलिड स्फीयर को कम टाइम लगेगा, तो सॉलिड स्फीयर जल्दी से नीचे आ जाएगा, कम टाइम लगा मतलब पहले सॉलिड स्फीयर नीचे आएगा, सो सॉलिड स्फीयर गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, क्योंकि उसको कम समय लगा, तो सॉलिड स्फीयर जल्दी से नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नीट 2016, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मीटर में कितना होगा 0.5, यहाँ पे 2 डिजिट का पॉइंट लगा देंगे तो 0.5, एट रेस्ट इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे ऐसे है, इसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए तैयार है, प्लेन पासेस थ्रू सेंटर, it is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration 2 radian/s², इसमें कोई तो टॉर्क लगाया और उसने इतना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया, इट्स नेट एक्सेलरेशन इन मीटर/s² एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली, और ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकेंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 7 और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 6। मतलब क्या बताना है इसमें, नेट एक्सेलरेशन बताना है
इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन 2 है, ये दिया है। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया है 2, और आपको क्या बताना है नेट एक्सेलरेशन कब बताना है 2 सेकेंड जैसे ही खत्म होगा उस वक्त, ठीक है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी होता है v इक्वल टू यू प्लस 80, हम लोग को पता है। तो ये रेस्ट से शुरू किया है रोटेट करना, और अल्फा दिया है 2 और टाइम भी 2 दिया है, तो 4। ये ओमेगा कितना गेन कर लेगा 2 सेकेंड में, 4 गेन कर लेगा ओमेगा, 0 से हो गया 4। अब जैसे ही ये ओमेगा 4 आया इसका, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर पता ही है हम लोग को। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे कि टेंजेंशियल कितना है, तो ओमेगा से पता करेंगे। v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, इसका ओमेगा है 4, और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू देखिए क्या है, r 50 यानी 0.5 मतलब आधा है, r का वैल्यू 1/2 है। तो देखिए तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 4 है और v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो 4 में 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, a टेंजेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, राइट। 1 कैसे आया a टेंजेंशियल का वैल्यू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो समझ गए, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 था तो 4 का स्क्वायर और r लिख दिए तो ये 8 आया। लेकिन ये टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन 1 कैसा है, टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन किधर निकाला हुआ है, तो अल्फा इक्वल टू दिया था 2 और a टेंजेंशियल होता है r अल्फा, राइट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है r इंटू अल्फा, r कितना दिया हुआ है 0.5 और अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फा देखिए कितना दिया है 2, तो 0.5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 2 करने पे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 करने पे 1 आ जाएगा, राइट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 1 आया और सेंट्रीपिटल आ गया 8। तो नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको पता ही है, टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, तो दोनों का कर दिया ऐसे 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 8 का स्क्वायर ये लगभग 8 ही आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 1 65 आएगा, तो रूट 64 के लगभग ही आएगा, यानी इसका आंसर 8 आ गया, ओके। इस प्रॉब्लम में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि ये ए नेट कौन से पॉइंट का निकालना है, एंड पॉइंट का कि बीच वाले पॉइंट का। तो बीच वाले पॉइंट का निकालेंगे तो उसका ए टेंजेंशियल इनटू आर ओमेगा में आर कम लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में ये मिसिंग टर्म है, तो वो इनको देना पड़ेगा कि आपको एंड पॉइंट को कंसीडर करना है। वैसे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको एंड वाला कंसीडर करने पे ही ऑप्शन मैच करता है। इन दिस क्वेश्चन we have assumed the point to be located at periphery of the disk। ये खुद से मैंने यहाँ वाले पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन निकाल दिया है, ठीक है। If you take any other point then none of the option will match। अगर आप कोई बीच वाले पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसके लिए r अल्फा में r आपको अलग लेना पड़ेगा, तो जो भी आंसर आएगा वो चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। इसीलिए क्वेश्चन में भी इनको दे देना चाहिए कि आपको एंड पॉइंट को कंसीडर करके और उसका नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट है नेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पॉइंट मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट अपोजिट एंड ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ L लेंथ का रिजिड रॉड है, इधर m1 रखा हुआ है और दूसरे तरफ m2 रखा हुआ है, और पूछा है कि ये क्या पूछा है पूरा, द रॉड इज टू बी सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। द पोजीशन ऑफ पॉइंट P on this rod through which the axis should pass so that work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is। इसको रोटेट कराने में कम से कम काम करना पड़े मुझे, यानी कि ये इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम कम है, मिनिमम है, राइट। तो उसके लिए x बताइए कि किस पॉइंट के अबाउट हम रोटेट करें। तो इधर से x मैंने माना, तो टोटल लेंथ l है तो इधर से l माइनस x होगा। तो मुझे वही ढूंढना है कि m1 से कितनी दूरी पे एक्सिस के अबाउट, इस यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हम एक्सिस सेलेक्ट करें जिसके अबाउट रोटेट कराने में मुझे कम मेहनत करना पड़े, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पॉइंट मास ये दोनों है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका दूरी x है, तो m1 x स्क्वायर
और इसकी दूरी l माइनस एक्स है, तो m2 l माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग पढ़े हैं, अगर मैक्सिमम मिनिमम जिनको नहीं लगाना है उनको याद कर लेना है कि सेंटर ऑफ मास जहाँ पे आता है, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने में सबसे कम मेहनत लगता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सबसे कम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही आती है, दूसरे एक्सिस के अबाउट उससे ज़्यादा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें प्रूफ भी हम मैक्सिमम मिनिमा से भी कर ले रहे हैं, और अदरवाइज जो मैथमेटिकल पार्ट नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए ये याद कर लेना है कि सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे। और सेंटर ऑफ मास निकालना मेरे लिए एकदम आसान है। m1 से दूरी निकालनी है सेंटर ऑफ मास का, तो m1 से कैसे निकालते हैं, तो दूसरा वाला मास लिखते हैं, क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मास ज़्यादा उससे मोमेंट ऑफ उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी कम, जिसका मास ज़्यादा उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी कम, तो इनवर्स रेशियो में है। तो m1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालना है, तो पहले m2 लिखेंगे और टोटल लेंथ और नीचे m1 प्लस m2 टोटल मास, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। जिनको मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है उनके लिए क्या है कि इस i को मुझे मिनिमम करना है, तो एनी फंक्शन को मिनिमम होने के लिए उसका डेरिवेटिव जीरो करना होता है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो करेंगे। m1 एक्स स्क्वायर m2 l माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा m1 कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस m2 कांस्टेंट l माइनस एक्स स्क्वायर का 2l माइनस एक्स और माइनस एक्स का चेन रूल से -1। डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, -1 ये हो गया। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन को फिर से सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए, या जो भी आप नहीं समझे होंगे आप अपने डाउट को लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो डिफरेंशिएट करके ये जीरो मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन। क्यों जीरो कर दिया? क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो करते ही हैं, तो जीरो करते ही इसको जब सिंप्लीफाई मैंने किया, सब टर्म को देखिए सिंप्लीफाई करते गया, तो x का वैल्यू आ गया वही m2l बाई m1 प्लस m2। क्लियर हो गया ये? यानी कि इतने डिस्टेंस पे ये जो वैल्यू आया, इतने डिस्टेंस पे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने से ये सबसे इजीली रोटेट करेगा, यानी कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उस एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? अब AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर मतलब mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 50 kg मास एंड रेडियस इज 0.5 मीटर, फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा एक्सिस है और सॉलिड सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है एंड अटैच टू एंड। तो क्या पूछ रहा है इसमें? अब मासलेस स्ट्रिंग, अच्छा एक स्ट्रिंग बांध के लटकाया हुआ, तो टेंशन स्ट्रिंग में पूछ रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, 2 एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने का मन, तो इस रस्सी को कितना खींचेंगे ऐसे, इस रस्सी को नीचे खींचेंगे, ये ऐसे गोल गोल ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे लाइक रोटेशन करने लगेगा, तो इसको कितना टेंशन फोर्स दें हम ताकि इसमें रोटेशन करने से एंगुलर एक्सेलरेशन 2 आ जाए, रोटेट करने का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाए 2। तो ये टेंशन फोर्स देने से टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा T × R, क्योंकि टेंशन और इस रस्सी तो पूरा पेरीफेरी पे ऊपर लपेटा हुआ है, तो सेंटर से उसकी दूरी कितना है, रेडियस के बराबर है, तो रेडियस इंटू टेंशन फोर्स इज टॉर्क। रेडियस गिवन है 0.5, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का होता है mr²/2 और अल्फा 2 प्रोड्यूस करना है, इसको 2 मैंने लिख दिया अल्फा का वैल्यू, राइट, mr²/2 और अल्फा का वैल्यू क्या लिख दिया 2, और ये रिवॉल्यूशन लिखा था और SI यूनिट में मैंने रेडियन कर दिया, इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया रेडियन, और नीचे तो सेकेंड स्क्वायर है ही। अब इसमें ये 0.5 ये 2 इधर मल्टीप्लाई किए तो 2, अच्छा ये 2 से ये 2 कट गया, ये 0.5 से 0.5 का स्क्वायर था तो इसको कैंसिल किया, इसमें एक ही वेरिएबल खाली t है, तो t = 50 पाई आ गया, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 50 × 3.14 करने से 157 आंसर आ गया, यानी 157 टेंशन देना पड़ेगा इधर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है ये? AIPMT 2012 का क्या है इस क्वेश्चन में? अ सर्कुलर platform is mounted on frictionless vertical axle if radius
if the radius 2 meter and its moment of inertia about the axis is 200 kg मीटर स्क्वायर, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है 200 kg मीटर स्क्वायर। इट इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, पहले रुका हुआ है ये 50 kg मैन, ये डिस्क पहले रुका हुआ है, एक मैन उसके किनारे ऐसे चलना शुरू कर देता है। तो जब मैन इधर चलेगा तो ये डिस्क उसका उल्टा चलेगा, क्योंकि इनिशियली उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या है, जीरो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो अगर मैन एंगुलर मोमेंटम ला रहा है तो डिस्क में उल्टा एंगुलर मोमेंटम आएगा, तभी तो दोनों ऐड होकर जीरो आएगा, क्योंकि मैन और डिस्क तो इंटरनल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्स या टॉर्क होने पे एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इसमें बताना है कि ये मैन कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैन यहाँ चल रहा है ऐसे, तो पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, जीरो। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइनल भी जीरो करना है, यानी मैन का एंगुलर मोमेंटम डिस्क के इक्वल हो जाना चाहिए। तो मैन का मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, एमवीआर। पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, एमवीआर, और पूरे सॉलिड बॉडी का क्या लिखते हैं, आई ओमेगा। तो इसका आई दिया हुआ है 200 और इसका ओमेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैन का मास भी दिया है और मैन की वेलोसिटी भी दी हुई है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 है, और रेडियस भी दिया हुआ है कि इसका 2 मीटर का रेडियस है। इसको सॉल्व करने पे भी डिस्क मिल गया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्क की वेलोसिटी 1 आई और मैन की वेलोसिटी क्या थी, -1, और वो आना भी था उल्टा वेलोसिटी, राइट, क्योंकि नेट तो जीरो करना है मुझे। तो मैन का वेलोसिटी -1 और डिस्क का आ गया 1, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आया अभी। लेकिन अब इस डिस्क पे ये किनारे, डिस्क के कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे ह्यूमन आई बनाया हुआ है, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और वो इस मैन को देख रहा है। तो ग्राउंड को क्या दिख रहा है, ग्राउंड को दिख रहा है ना कि ये जो आई बनाया हुआ है ह्यूमन आई, वो इधर जा रहा है और मैन उधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, दोनों अपोजिट। तो ये ह्यूमन आई इसको देखेगा तो उसका वेलोसिटी 2 नजर आने लगेगा उसको, है कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। मैन का वेलोसिटी है 1 और डिस्क की वेलोसिटी है -1, किसी को 1 किसी को -1 लेना है, तो कुल मिला के दोनों ऐड होने वाला है यहाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 2 आ जाएगा। वैसे भी आप जा रहे हैं इधर और कोई दूसरा भी उधर ही जा रहा है, दो लोग सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए एक आदमी इधर को जा रहा है 10 से और दूसरा उसके बाजू में उधर ही 10 से जा रहा है, तो ये उसको देखेगा तो उसको रेस्ट में दिखेगा ना, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा। और एक उधर 10 जा रहा है और इसके अपोजिट 10 जा रहा है, तो ये उसको देखेगा तो उसको 1 सेकंड में 20 मीटर दूर चला जाएगा वो, तो उसको लगेगा कि उसकी स्पीड डबल है। तो ये इधर जा रहा है और ये आदमी इधर जा रहा है, तो इसको आंख को लगेगा कि ये 2 से उधर जा रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है रिलेटिव में। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसको लगेगा कि ये 2πr चक्कर लगाना है, 2πr, और कितने स्पीड से लगा रहा है, 2 के स्पीड से, तो टाइम कितना लग जाएगा, 2πr/v। 2πr था 2 रेडियस और स्पीड भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2π सेकेंड लगा। कितना समय लगा, 2π सेकेंड, 2π सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम AIPMD 2012 का, a solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 4। सॉलिड सिलेंडर है और हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड पे से रोलिंग कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड उसके सेंटर का वेलोसिटी है। इट कोलाइड विथ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट 200। अच्छा, उसके सामने एक स्प्रिंग रखा हुआ है और उस स्प्रिंग से जाके टकरा जाता है, ठीक है। तो बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना लाएगा, ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना लाएगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ देखिए स्प्रिंग है, ये ऐसे रोलिंग करते हुए आ रहा है, स्लाइड करते हुए नहीं आ रहा है सीधा सीधा, तो इसमें दो वेलोसिटी है, हाफ mv² भी है और हाफ i ओमेगा² भी है। क्योंकि ओनली रोटेशन होता तो सिर्फ हाफ i ओमेगा², ओनली ट्रांसलेशन होता तो सिर्फ हाफ mv², लेकिन रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा तो ये दोनों काइनेटिक एनर्जी लिखना होता है, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। और जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर लेगा तो पूरा इसका एनर्जी स्प्रिंग में चला जाएगा, हाफ kx² बन जाएगा, राइट। तो m इसमें से हाफ 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 सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और इधर mv² बचा, और इसमें I = mr²/2, सिलेंडर का याद ही है फॉर्मूला, mr²/2 होता है,
और ओमेगा को हम लिख सकते हैं v बाई आर, तो ओमेगा स्क्वायर है तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट 200 और एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, और मास तो दिया ही हुआ है 3 kg, वेलोसिटी भी 4 है, तो यहाँ भी वेलोसिटी को 4 का स्क्वायर लिख दिया, तो x कैलकुलेट करने से आ गया 12/20 यानी कि 0.6। स्प्रिंग में 0.6 मीटर का कंप्रेशन ये ले आएगा, राइट। अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग, AIPMT 2011, और ये लास्ट प्रॉब्लम भी है 11 का। A small mass attached to a string rotates on frictionless table top, टेबल के ऊपर है रखा हुआ है, ऐसे से घूम रहा है, ठीक है, रस्सी से बांधा हुआ है। If tension in the string is increased by pulling the string, causing the radius of the circular motion decreases by a factor of 2। decreases by a factor of 2 का मतलब है आधा हो जाना, तो इसका रेडियस अगर r है तो बाद में r/2 हो जाएगा। The kinetic energy of mass will, अब पूछ रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाएगा कि डबल हो जाएगा कि रिमेन सेम, ऐसा कुछ बताना है आपको। तो रेडियस तो आधा हो गया, राइट, और रस्सी को टेंशन फोर्स में खींचा है तो वो कुछ टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए ये है, ये अब रस्सी को कोई इधर खींच रहा है तो वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जा रहा है, ये एक्सिस है, और रस्सी को कोई इधर से पुल कर रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो क्या वो फोर्स ये एक्सिस से पास कर रहा है, तो एक्सिस से पास कर रहा है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, और टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। शुरू में r रेडियस में घूम रहा था m मास v वेलोसिटी से, तो mv r एंगुलर मोमेंटम था, और बाद में वही मास है और r/2 रेडियस में घूम रहा है और वेलोसिटी v डैश हो गया, तो m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, तो v डैश इक्वल टू 2v आ गया। यानी जब रेडियस आधा हुआ तो वो दुगने वेलोसिटी से रिवॉल्व करने लगा सर्कुलर पाथ में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m और फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि v इनिशियल वेलोसिटी था, हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, 2v स्क्वायर मतलब 4v स्क्वायर आया और एक v स्क्वायर कट गया तो ये 4 आया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 4 गुना हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी is 4 times initial kinetic energy. Is it clear? तो स्टूडेंट इस तरह से ये रोटेशनल मोशन चैप्टर का प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप अगर किसी वीडियो को नहीं समझे इसमें से तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, वो क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा उसका सॉल्यूशन, राइट, क्लियर है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर लेकर हम आएंगे। अगर आप कुछ चैप्टर चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन सॉल्व करके दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं प्रेफरेंस देकर उस चैप्टर का पहले वीडियो बनाऊंगा।